जरूरी सूचना। देश में लोकसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का फाइनल ओपिनियन पोल। 11 मार्च से 12 अप्रैल तक किए गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है। सर्वे सभी 543 सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल। आज दिन है फाइनल नंबर जानने का। आज देश जानेगा कि एनडीए के 400 पार का नारा सही साबित होगा या फिर विपक्षी गठबंधन भारी पड़ेगा। कल शाम को पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज हम देश के दर्शकों को फाइनल ओपिनियन पोल का फाइनल नंबर दिखाने वाले हैं। और आज हम शुरुआत उन राज्यों से करेंगे जिन राज्यों के आंकड़े कल और परसों नहीं आए थे। हमारे साथ डेटा सेंटर में मेरी सहयोगी शिरीन है और यहां राजनीतिक मेहमानों के साथ ही एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। तो आइए शुरू करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल। वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि संविधान बदले। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। ये 370 पार, 400 पार, ये सब नारे हैं। इस नारे का बिना बेमतलब नारा, और हम लोग सब जान गए हैं कि 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट कर रहे हैं। एनडीए को 400 पार दे करके 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। तो फाइनल ओपिनियन पोल का फाइनल आंकड़ा आप देखने वाले हैं। और अब हम अभी शुरुआत करने वाले हैं गुजरात से। गुजरात के मन में क्या है, जनता इस वक्त क्या सोच रही है, सर्वे का क्या इशारा है, जानने के लिए सीधे मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी शिरीन वहां पर मौजूद हैं। तो फाइनल ओपिनियन पोल और आज तीसरे दिन हम हाजिर हैं बाकी बची हुई सीटों, बची हुई राज्यों की तस्वीर आप तक पहुंचाने की, ये बताने की कि सर्वे में उनका क्या आकलन है। और अब बात गुजरात की करेंगे और मेरे पीछे देखिए, आप देख रहे हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मौजूद सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और देखिए यहीं से आंकड़ा भी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी को 63% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि इंडिया गठबंधन को यहां पर 34% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है और 3% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। 26 सीटें हैं ये, और 26 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा वोट प्रतिशत के साथ जिस तरह से यहां पर इंडिया गठबंधन को 34% और सबसे ज्यादा 63% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। तो ये तो वोट शेयर की बात हो गई, वोट प्रतिशत की बात हो गई। अब जरा इन्हें सीटों में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दें कि इस ओपिनियन पोल में क्या निकलकर सामने आया है सीटों के लिहाज से। देखिए, और 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में गुजरात से जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन को कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है। सर्वे ये कहता है कि ना ही किसी अन्य के खाते में कुछ जाएगा। 26 सीटें और क्लीन स्वीप बीजेपी गुजरात में कर सकती है। तो ये फाइनल ओपिनियन पोल का बेहद दिलचस्प आंकड़ा गुजरात का, 26 की 26 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही है। अखिलेश, बिल्कुल, और इसमें हालांकि बहुत ज्यादा हैरानी की कोई बात है नहीं। जिस तरीके से पिछले दिनों में, पिछले कई सालों में नतीजे वहां पर आते रहे हैं, कुछ उसी लाइन पर फिर से तस्वीर नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी की एक तरफा लहर, पहले भी ऐसा देखने को मिला और यह पोल भी इसी तरफ इशारा करता है। बीजेपी सभी 26 सीटें जीत सकती है। सी वोटर का जो सर्वे है उसका संकेत साफ यही है। इस पर हम बातचीत भी करेंगे। बातचीत करने के लिए शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ निशांत रावल भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अभय दुबे जी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले निशांत जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा है गुजरात में? आप लोगों के लिहाज से सवाल है ये। अखिलेश जी, बहुत कुछ बदल गया है गुजरात में पिछले 10 सालों में। आप देखिए, इस बार मैं लिख के लेना चाहता हूं कि इस बार 26 में से 26 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में नहीं जाने वाली।
गारंटीड इंडिया गठबंधन 10 से 12 सीटों पे जीतने वाली है। इसका मैं आपको लॉजिक बताना चाहूंगा। जैसे आपने देखा कि साबरकाठा की जो लोकसभा की सीट है, वहां पे वडोदरा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे भारत देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने उम्मीदवारों का नाम 2-2 बार चेंज किया। आप देखिए कि बीजेपी के एक उम्मीदवार रूपाला जी, जो केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने हाल में ही 10-15 दिन पहले क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज की मां बेटियों के लिए जो स्टेटमेंट दिया था स्टेज पे से, मैं दोहराना नहीं चाहता। पूरे गुजरात में आज क्षत्रियों का आंदोलन चल रहा है। अभी कल ही आपने देखा 2-2.5 लाख से ज्यादा निशान जी एकत्रित हुए थे। निशान जी, ठीक है, मैं आप जो बातें कह रहे हैं आपके मुताबिक चलिए उन बातों को मैं मान भी लूं, आक्रोश है, तमाम तरह की चीजें हैं, इसके बावजूद सीटों के मामले में कम से कम आपको कोई फायदा ये सर्वे तो नहीं दे रहा है। मेरे साथ यहाँ शिवम त्यागी भी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और शिवम तो देखिए बाकायदा आज ऐसी टी शर्ट पहन के आ गए जिसपे इन्होंने लिख लिया आपकी बार 400 पार। क्या माजरा है भाई ये? मैंने नहीं लिखा, मुझे लगता है कि ये तो देश की जनता ने लिख लिया है, भारत के 140 करोड़ लोगों ने लिख लिया, और कहीं ना कहीं आप भी जानते ही हो। अभी मैं टी शर्ट आपको दे नहीं सकता क्योंकि आप ऐसे फिटमेंट में हैं, वरना वोट तो आपको भी मोदी जी को ही देनी है। लेकिन खैर मैं इससे आगे आता हूँ, विषय बहुत छोड़ दीजिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं आप भी ट्रोल करवा देंगे। नहीं आप भी इस देश के वोटर तो हैं ही ना। बिल्कुल वोटर हूं, लेकिन मैं गुप्त मतदान करूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो फीलिंग है मैं समझता हूं, मैं आपके पास बैठा हूं ना। अब की बार 400 पार की टी शर्ट आपने पहन ली। मैं कहता हूं शर्तिया, ये तो जनता की आकांक्षा है, ये देश जानता है, ये देश मानता है जिस तरीके से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में काम किया है। अब जनता का भी उसको लौटाने का समय है, तो जनता अब की बार 400 पार सीटें देकर ही इसको लौटाएगी। खैर गुजरात पर आते हैं, जहां तक उन्होंने कहा कि इस बार देखिए 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये सपना बहुत ही दिनों से गुजरात के लोग और खास तौर पर उनकी कांग्रेस यूनिट जो है वो देख रही है, लेकिन वो अभी तो कहीं आसपास जो है पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, और अब हम 2024 में आ गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जब से दिल्ली आए, और इनफैक्ट जब से गुजरात भी हैं, जिस तरीके से गुजरात का रुझान देखने को मिला है, मैं मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण में गुजरात का जो योगदान है वो अग्रणी रहा है। और एक विशेष टिप्पणी मुझे याद आती है 2009 में जब आडवाणी जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि अगर वो यहां पर ना भी आए और पूरे देश में चुनाव प्रचार करें तो भी प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 में से 26। अच्छा विनोद जी, मुझे ये बताइए, चीजें अगर बदलती नहीं नजर आ रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां से होना और देश का प्रधानमंत्री होना, वहां के लोकप्रिय नेता होना? देखिए, दो बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजराती अस्मिता के कार्ड को उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छी तरह से खेला है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति एक कनेक्ट है, और उनका अपना एक राज्य, अमित शाह जी भी वहीं से हैं, वो तो एक है ही। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबकी बड़ी प्रयोगशाला है गुजरात, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछले कितने साल से, 28-30 साल से शासन में है लगातार। कांग्रेस का लगातार क्षरण होता गया वहाँ, और कांग्रेस जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गुजरात में लोकसभा चुनाव में 2009 में किया था, जब शायद उसके 9 या 8 सांसद जीत के आए थे, और विधानसभा में 2017 में किया उसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, जब भारतीय जनता पार्टी को 99 पे ला दिया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने पूरी तरह से गुजरात को उपेक्षित कर दिया। ना ढंग का वहाँ प्रदेश अध्यक्ष, ना प्रभारी, ना लीडर अपोजिशन, और अपने नेताओं को कांग्रेस संभाल भी नहीं पाई। एक एक करके गुजरात के ज़्यादातर कांग्रेस के नेता, वो नरहरमीन से लेकर के अभी अर्जुन मोढवाडिया तक भाजपा में चले गए, जाते गए। शंकर सिंह वघेला जो गुजरात में कांग्रेस को बहुत कुछ कर सकते थे, उनके हमेशा हाथ पैर बांध के रखे गए, उनको हमेशा अंकुश में रखा गया। तो गुजरात को लेकर के कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति कांग्रेस नेतृत्व की नहीं रही, ये एक बड़ा कारण है। और 2022 का जो चुनाव था, वो जिस तरह कांग्रेस ने लड़ा, एक तरह से बिल्कुल गिव अप कर दिया था। उसका नतीजा ये हुआ, जो कांग्रेस को 38% वोट हमेशा मिलता था, 37-38% वोट, सीटें कितनी भी आए, वो 27% पे आ गया। अभय जी, पिछली बार भी राजस्थान क्लीन स्वीप, इस बार भी, और गुजरात में भी वही ट्रेंड बिल्कुल नजर आ रहा है। आपका क्या आकलन है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का करिश्मा या फिर कांग्रेस का कमजोर होना? जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि उसमें 3 प्रांत ऐसे हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो उसके बहुत ही बड़े जबरदस्त गढ़ रहे हैं। वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी रही। अब मैं इसमें उत्तर प्रदेश को भी जोड़ देता हूँ, मैं जोड़ने लगा हूं उस उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैचमेंट एरिया, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, उसके अंदर भी जो एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव क्षेत्र है, ये वो करते हैं। अब जो हमारे जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वहाँ पर पुरुषोत्तम रूपारेल के खिलाफ क्षत्रियों का उभार है, या कुछ दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में
कुछ माइक्रो लेवल पर, कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ नाराजगियां हैं। तो ये देखिए, ये हर चुनाव में होती हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर की नाराजगियां होती हैं ये लोकसभा चुनाव में उस समय तकरीबन निष्प्रभावी हो जाती हैं जबकि दोनों पक्षों के बीच में अंतर काफी हो। अब आप देख रहे हैं ना गुजरात में कितना 19% का अंतर ये सर्वेक्षण दिखा रहा है। बिल्कुल, सर्वेक्षण में कितनी भी कमी होगी, मान लीजिए इसमें, और आप इसको मैं अपनी तरफ से मान लीजिए 5% कम कर दूं तब भी वो 14% का अंतर रहता है। चलिए उसको 9% कम कर दूं तब भी वो 10% का अंतर रहता है। तो उसमें जो स्थानीय स्तर की नाराजगियां वगैरह होती हैं वो सब निपट जाती हैं इस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल। दिबांग, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, अगर ये सर्वे का जो इशारा है उसके मुताबिक क्या मैं ये मान लूं कि वाकई में क्लीन स्वीप की हैट्रिक इस बार फिर से गुजरात में लगने जा रही है? बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सर्वे से के आंकड़ों से तो कभी नहीं लड़ना चाहिए, और खासतौर पर जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं आप जानते हैं, तो बिल्कुल ये क्लीन स्वीप दिखा रहा है। और ये जो पुरुषोत्तम रूपाला की बात जो कांग्रेसी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ काफ़ी वहाँ पर क्षत्रिय नाराज़ हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने कही वो नहीं कहनी चाहिए थी। 2 बार उन्होंने वहाँ माफ़ी भी मांग ली। क्षत्रिय कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का विरोध नहीं है, हम चाह रहे हैं कि ये इसको आप इनको विड्रॉ कर लीजिए, हम बीजेपी को फिर भी वोट देंगे ही देंगे। तो ये एक वहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये रिजॉल्व होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आगे बिल्डअप करना है। अब इसको बिल्डअप करने के लिए वहाँ स्थानीय नेता होने चाहिए, कद्दावर नेता होने चाहिए, अच्छी तरह से बोलने वाले नेता होने चाहिए। और वो कमी है इस समय कांग्रेस में कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुद्दों को लपक के उसको एकदम बड़े पैमाने पर फैला दे। ये जो हो रहे हैं आंदोलन वगैरह, ये अपने स्तर पर हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, मतलब अपने स्टीम पर नहीं दिला पाएगा ये आंदोलन कांग्रेस को। वो कांग्रेस वाला कोई ऐसा नेता नहीं है। और ये कमी वहाँ पर हम लोग गुजरात ही नहीं, राज्य दर राज्य अखिलेश, हम ये कमी देखते हैं कांग्रेस में कि उनके पास इस स्तर के नेता न राष्ट्रीय स्तर पर हैं न स्थानीय स्तर पर हैं, और उसका खामियाजा वो भुगतते हैं। तेलंगाना एक राज्य है, उसकी आज बात होगी, तुम बताऊं किस तरीके से वहां पर रेवंत रेड्डी ने अभी किस तरह से रंग दिखाना शुरू कर दिया है और किस तरह से चीजों को फैलाने वाली बात होती है वो करके दिखाऊंगा। दिबांग, उस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल अभी तक का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं इस सर्वे में भी कमोबेश स्थितियां वैसी नजर आ रही हैं जैसे पहले नतीजे आए हैं। अलग अलग राज्यों की भी मैं बात कर रहा हूं, ना सिर्फ गुजरात की हम लोग बात कर रहे हैं। अब उत्तर पूर्व का क्या मिजाज है ये भी जरा जान लेते हैं। मैं आपको डेटा सेंटर एक बार फिर से लिए चलता हूं अपनी सहयोगी श्रीन के पास। और फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त हो गया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर नजर डालने का। हालांकि असम का आंकड़ा हम पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अब बाकी 7 राज्यों की जो 11 सीटें हैं उसका आंकड़ा भी आपके सामने देखिए आ गया है। और यहां पर आंकड़े कहते हैं कि 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जिस 2 सीटें इंडिया गठबंधन को यहां पर मिल सकती है और 1 सीट पर किसी अन्य का कब्जा हो सकता है। और मैं जिस वक्त इस बोट में सवार हूं, ये दुनिया की सबसे साफ नदियों में शुमार डाउकी नदी, जो मेघालय में पश्चिमी जयंता हिल्स के बीचों बीच ये नदी, और यहीं से इसकी पहचान भी देखी जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचते हैं। और देखिए, ये जो 1 सीट है ये मिजोरम की सीट है और ये अन्य के खाते में जाती हुई, ZPM के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और 8 सीटें यहां पर इन 11 सीटों में से जिस पर एनडीए कब्जा कर सकता है, सर्वे ये कह रहा है। और सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को इन 11 सीटों में से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो असम को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं 7, उनकी 11 सीटें, और उन 11 सीटों का ये पूरा आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया है, जिसमें एनडीए आगे दिख रहा है 8 सीटों के साथ। अखिलेश, तो एनडीए 8 सीटें जीतता हुआ ये गठबंधन नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो उनका आंकड़ा 2 तक पहुंच रहा है, 8, 2, 10, और 1 जो सीट है वो अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि असम को माइनस करके ये है पूर्वोत्तर का हाल जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें असम की सीटें नहीं है, बाकी जो और तमाम राज्य हैं उनकी सीटों का हाल, उनका पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसका जो मिजाज है, जनता का जो मिजाज है, उससे जोड़कर अगर आप देखें दिबांग, तो इसका एक बड़ा अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं? बड़ी बात क्या दिखती है खासतौर पर उत्तर पूर्व के संदर्भ में? अखिलेश, ये आप गलत जगह आ गए। दरअसल में देखिए, मुझे इस बात से बहुत एक तरीके से चिढ़ होती है कि आप देश के राज्यों की बात करते हैं, उत्तर पूर्व की बात करते हैं। अभिजीत, सुनिए इस बात को कि तब आप हमेशा ये कहते हैं कि ये बाकी 7 राज्य, यानी आप ये देखिए कि अगर आप अरुणाचल में हैं, मिजोरम में हैं, मेघालय में हैं, आपको कैसा लगता है कि हम तो बाकियों में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा में, हमारे नाम भी नहीं गिने जाते, 7 राज्य में आ जाते हैं। जबकि आप देखिए, आप ये जो पूरी जो डीलिमिटेशन हो रही है, मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन जो डीलिमिटेशन हो रही है उसमें जनसंख्या के साथ साथ मेरे ख्याल से एरिया को भी गिनाना जाना चाहिए। आप अगर देखिए अरुणाचल की बात कीजिए तो 83,000
स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। जी। दिल्ली का 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली में 60 लोकसभा की सीटें आती हैं। दिल्ली से कितना ज़्यादा है वो अरुणाचल एरिया के हिसाब से, और केवल 2 सीटें आती हैं। तो आपका जो देश बनता है लोगों से नहीं बनता है, क्षेत्रफल से भी बनता है। जहां क्षेत्रफल ज्यादा है, मुझे लगता है कि वहां उसी अनुपात में सीटें भी बढ़नी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं अखिलेश कि अगर वहां पर अरुणाचल जैसे राज्य में 7 सीटें या 10 सीटें हो जाएं तो आप फिर उसका नाम लिया करेंगे। नहीं हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। अभय जी, इसमें कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से जोड़िए, फिर मैं अपने आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो ये ऐसे ही। मैं देवांग की बात से सहमत हूं। जो उत्तर पूर्व है वो हम लोग जो उत्तर भारतीय हैं या जो हम लोग अपने आप को केंद्र का व्यक्ति मानते हैं, मुख्य धारा का व्यक्ति मानते हैं, तो उसको कथित मुख्य भूमि मानते हैं। तो ये शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही हम लोगों की तरफ से बहुत कमी रही है, मीडिया की तरफ से भी कमी रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी कमी रही है, और जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है उसकी तरफ से भी कमी रही है कि हमने उन इलाकों का मुख्य धारा में समावेश कर पाने में हम लोग असमर्थ रहे हैं। वहाँ भी उसी तरह लोग सोचते हैं कि हमें छोटा सा हाशिए पर धकेल दिया गया है। अब जहाँ तक आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, जो आंकड़े हैं, उस पर मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जो मणिपुर की घटना हुई है, जो लगातार अभी भी मणिपुर में समस्या बाकी है, अभी 2 दिन पहले भी वहाँ पर हिंसा हुई है, तो उस घटना का कोई प्रभाव क्या उत्तर पूर्व के राज्यों में पड़ेगा? मिजोरम के चुनाव में तो वो दिखाई पड़ा था। ठीक है, मिजोरम के चुनाव में दिखाई पड़ा था प्रभाव। उसके बारे में अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या प्रभाव दिखाई पड़ेगा ये हम लोग नतीजों में देखेंगे। ठीक है। अब चूंकि ये कम सीट वाले राज्य हैं, इसलिए हमने जोड़कर बताया, इनके आंकड़े दिखाए, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेशों का कल हमने एक साथ दिखा दिया था। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। निशांत जी, उत्तर पूर्व के राज्यों में भी आपका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक नजर आ रहा है। ये सर्वे जो कह रहा है वो तो साफ तौर पर यही स्थिति दिखती है। देखिए अखिलेश जी, उत्तर पूर्वी राष्ट्र नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं, वो जियोग्राफिकली भारत देश के लिए एक अभिन्न अंग इसलिए है कि ज्यादातर राज्य चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरी बात, एक एडवर्टाइज जो दिखने को मिल रही है बार बार कि पापा मोदी जी ने यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी, लेकिन पापा मोदी जी ने मणिपुर में 1 साल से चल रही हिंसा नहीं रोक पाए। आप देखिए कि जो मणिपुर में हिंसा का माहौल है, आसाम की आप बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, एनसीआरबी का आंकड़ा पकड़ लीजिए, महिलाओं पे होता सबसे ज्यादा अत्याचार भारत देश में कहीं पे होता है तो ये 7 सिस्टर्स के राज्यों में होता है। यही 7 सिस्टर्स के राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो सिट्रस फूड, जो ऑरेंज, मुझे एक ब्रेक के लिए छोटे से ब्रेक लेना पड़ेगा। शिवम, अगर आप जवाब देना चाहें। दोनों बातें आपकी गलत हैं, आप इसकी जांच कर लीजिए। महिलाओं की स्थिति जो उत्तर पूर्व में है, बाहर बाकी देश में नहीं है, पहली बात। दूसरी, ज्यादातर राज्यों की सीमा वहां चीन से नहीं लगती है। आप थोड़ा पढ़कर आया कीजिए, ऐसे मत कीजिए। मेरे पास एनसीआर, आपके पास एनसीआर। शिवम, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे जब कांग्रेस के नेता कह रहे थे, लेकिन आप समझिए जरा इस बात को। उनका बार बार यही कहना है कि हर जगह बहुत ज्यादा असंतोष है, आक्रोश है बीजेपी के प्रति। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि अभी जो अभय जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि हाँ, 2014 से पहले इस देश में कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर को, नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर तो किया गया। उस बात को तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगर मैं अकेले बात करूं तो 2014 से लेकर आज 2024 तक वो नॉर्थ ईस्ट में जो है 70 से ज़्यादा बार जा चुके हैं। अगर मैं उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करूं तो वो टोटल मिलाकर 680 से ज़्यादा बार जा चुके हैं। अगर हालात ये हो कि आज़ादी के 67 साल बाद मेघालय में रेल जाए तो जाहिर है आप इग्नोर तो कर रहे थे। अगर नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बने तो जाहिर है आप इग्नोर तो कर रहे थे। अगर पहली मालगाड़ी मणिपुर में 2014 के बाद जाए तो इग्नोर तो कर रहे थे। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगर आज आपको मिल रही है तो इग्नोर तो कर रहे थे। अगर हम बात करें इसके अलावा जितने भी समझौते हुए, जिस तरीके से वहां पर हिंसा होती थी, उसमें अगर हम बात करें असम मेघालय अंतर राज्य समझौता, कार्बी एंगलोंग समझौता, बोडो समझौता, बुरियांग समझौता, एनएफएलटी समझौता और अस्पा को ज्यादातर जगहों से हटाने को लेकर 10,000 से ज्यादा जो लोग थे उनको सरेंडर कराने की प्रक्रिया तक अगर हम यहां पहुंचे हैं, पिछले 10 साल में अगर 5 लाख करोड़ का काम हुआ है, अगर हाईवेज गए हैं और तमाम कार्यक्रम हुए, वहां पर काम हुए हैं। आप जो बात कह रहे हैं, तो बेहतर सवाल खड़ा होता है विनोद जी, क्या इसी का फायदा फिर बीजेपी को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है? फायदे तक तो आपने आने ही नहीं दिया मुझे। नहीं, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने इतना लंबा गिना दिया। जरा सा पहले देखिए, जो शिवम त्यागी ने गिनाया है, मैं उसको कोई काउंटर नहीं करूंगा। उनके आंकड़े हैं। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान तो दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पिछली सरकारों की अलग नीति थी, वो उसके तमाम ऐतिहासिक कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूर्वोत्तर को लेकर कि पूर्वोत्तर में असम जब जीता भारतीय जनता पार्टी ने, और हेमंत बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से ही आयातित नेता है थे भाजपा में,
उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी। वो एक तरह से वहाँ के डिफैक्टो पूरे पूर्वोत्तर के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो गए और उन्होंने अरुणाचल की पूरी सरकार को बीजेपी में शामिल करा लिया। मेघालय में जो है पता लगा कांग्रेस सरकार बनने वाली थी लेकिन बन गई वहाँ बीजेपी की। मणिपुर में यही हुआ और इस तरह कुल मिलाकर के पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का सत्ता के साथ वहाँ जो भागीदारी हुई है, यहाँ तक नागालैंड में और आपका त्रिपुरा में सब जगह जो अपोजिशन था वो भी एक साथ मिल गया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने सत्ता के साथ जो साझेदारी की उसका असर पड़ा। और हमेशा पूर्वोत्तर की एक खास बात होती है, पूर्वोत्तर में ज्यादातर जो है वो केंद्र की सत्ता जिसकी होती है, पूर्वोत्तर में ज्यादातर उन्हीं राज्यों की सत्ता होती है और मुझे लगता है देश के लिए ठीक भी है क्योंकि संवेदनशील इलाका है। मैं कह रहा हूँ सारी बातें ठीक है, पर आप मत भूलिए मणिपुर को। जिस तरह की तस्वीरें लगातार मणिपुर से आई, जिस तरह से लगातार राज्य जलता रहा और यहाँ से कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं और अभी भी जल रहा है। जी, मणिपुर में इस सर्वे के मुताबिक एक है जो आंकड़ा है, बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, मुकाबला वहां टाई होता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, वहां की तस्वीर क्या नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। तो फाइनल ओपिनियन पोल में अब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं और मेरे पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो चिनाब नदी पर बना हुआ चिनाब ब्रिज, जो देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज है और साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यहीं से वो आंकड़े आपके सामने देखिए आ गए हैं और यहाँ पर सर्वे ये कहता है कि 47% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। सर्वे के मुताबिक एनडीए इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 45% वोट शेयर जा सकता है उनके खाते में और साथ ही अन्य को 8% वोट शेयर मिल सकता है। तो सर्वे में वोट शेयर की तस्वीर ये निकल कर आई है सामने जम्मू कश्मीर की और यहाँ पर 5 सीटें हैं। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगी वो भी आपके सामने आंकड़े जल्दी से मैं रख देती हूँ कि आखिर सीटें कितनी किसको मिलती दिख रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो देखिए आंकड़ा आपके सामने आ गया है, बीजेपी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। 5 में से 3-2 की तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें बीजेपी को 2 और इंडिया गठबंधन को एक एक्स्ट्रा सीट यानी कि 3 सीटें मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर में इस सर्वे के मुताबिक। ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल और सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 3 सीटों के साथ यहां ऊपर दिख रहा है इंडिया गठबंधन। अखिलेश, अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फाइनल ओपिनियन पोल का फाइनल आंकड़ा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की। अब हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसका इशारा यह है कि यहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो 3 सीटें जीतते हुए अपर हैंड पर इस वक्त आप कह सकते हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। ये इस पोल का साफ तौर पर इशारा, यानी जो 5 सीटें वहां लोकसभा की हैं उसमें इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन लद्दाख में क्या होगा, एक बार फिर से मैं चलता हूं शिरीन के पास। और अब बारी लद्दाख की है। लद्दाख का आंकड़ा क्या कहता है फाइनल ओपिनियन पोल में? जब हमने पूछा, सी वोटर ने जब लोगों के बीच जाकर पूछा लद्दाख के लोगों की राय, तो आपको बताते हैं कि यहाँ देखिए पैंगोंग लेक के किनारे इस वक्त मैं खड़ी हूं और आपको ये आंकड़ा भी यहीं से हम दिखा रहे हैं। बीजेपी को 42% वोट शेयर मिल सकता है सर्वे के मुताबिक। सर्वे ये कहता है कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 45% वोट शेयर जा सकता है और 13% वोट शेयर पर अन्य का कब्जा हो सकता है। एक सीट है लेकिन महत्वपूर्ण है और ये वोट शेयर आपके सामने हमने रख दिया। अब जरा सीटों के लिहाज से भी तस्वीर खोलकर आपके सामने रख देते हैं कि ये एक सीट किसके खाते में जा रही है। वोट शेयर तो आपने देख लिया और एक सीट इंडिया गठबंधन को यहां मिल रही है, यानी कि लद्दाख की ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बीजेपी को यहां से निराशा हाथ लग सकती है इस ताजा सर्वे के मुताबिक। जो ओपिनियन पोल में लोगों से बातचीत के दौरान पता चला है वो लद्दाख की ये तस्वीर इस वक्त जहां इंडिया गठबंधन के खाते में ये एक सीट जाती हुई दिख रही है। अखिलेश, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया बीजेपी ने और पिछली बार यह सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी का साफ तौर पर यहां पर नुकसान नजर आ रहा है। और आपको यह भी पता है लद्दाख में पिछले कुछ वक्त से आंदोलन भी चल रहा है, लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लद्दाख की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एक सीट जो यहां पर है लोकसभा की, और जम्मू कश्मीर में जो 5 सीटें हैं लोकसभा की उसमें इंडिया अलायंस 3 जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। यानी शिवम यहां पर आप देखिए इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनका अपर हैंड साफ दिख रहा है। देखिए अखिलेश जी, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। मैं कहता हूं चुनाव होने वाले हैं, नतीजे भी आपके सामने होंगे और जब हम सब बैठकर चर्चा कर रहे होंगे इस पर तो नतीजे जब आप देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि
मैं ऐसा मानता हूं कि खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो चाहे वहां पर जिस तरीके का मिलिटराइजेशन था, जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके से पत्थरबाजी थी, जिस तरीके से आतंकवाद का पनपना था, जिस तरीके से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उनका हाल था, वो सब साफ करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो पिछले 70 साल में कभी हुआ नहीं है। जिस तरीके से 370 हटने के बाद वहां पर अगर आप टूरिज्म की बात करें तो ऑल टाइम हाई है, जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई हैं वो इस देश ने देखा है। आए दिन जो तस्वीरें जिनमें अगर हम साल में 365 दिन होते थे तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 दिन सिर्फ यही डिस्कशन करते थे कि आज सेना पर वहां हमला हो गया, आज इस तरीके से पत्थरबाजी हो गई, आज सेपरेटिस्टों ने ये बयान दिया। पिछले साल से आपको कोई उस तरीके की डिबेट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ये हमारी कामयाबी है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम चुनाव में होंगे तो जनता में इसका असर भी दिखाई देगा और वो अब तो मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में वो जगह बनाता भी है। अब जम्मू कश्मीर से उस तरह की घटनाएं नहीं आती, अब जम्मू कश्मीर से उस तरीके से बमबारी और तमाम चीजों की घटनाओं की आवाज और खबरें नहीं आती। एक बेहतर और प्रॉस्पेरस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं फिर भी निशांत जी आप लोगों को क्यों इतना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन को? क्या आकलन है आपका? अखिलेश जी सबसे पहली बात तो अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सही में विकास के कोई कार्य हुआ होता और वहां की जनता को अगर भारत की मेन स्ट्रीम में लाया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पुलवामा में हुए शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगना पड़ता। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मेरे पास डाटा है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुई वारदात, उसमें हुए कितने सिविलियन शहीद हुए, कितने हमारे आर्मी और पुलिस के जवान शहीद हुए, वो डेटा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद मुझे पेपर दिखाने के लिए निकाले थे, बताइए क्या डेटा है? बात बताइए अखिलेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पेपर दिखा के नीचे रख लिया, बताइए क्या डेटा है? सबसे बड़ा है शांति रखिए। डेटा बताइए, मैं शांति रख रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में। पेपर दिखाया, रख दिया, कब दिखाएंगे? शो खत्म होने के बाद दिखाइए। मैं आपको मुझे मुंह जबान नहीं याद है, पेपर की आवश्यकता नहीं है उसमें। देश देख रहा है, उसमें भी पेपर की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आईना दिखाता हूँ, मुझे अरे कब दिखाएंगे भाई? आर्टिकल 370 हटी तो नहीं, नॉन अवॉइड हुई है, हटी तो नहीं, अभी भी संविधान में है, लेकिन उसके बाद ये पैनल में बैठे हुए कितने लोगों ने वहां पे जमीन खरीदी, वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सके, कितने राज्यों के लोगों ने, बिजनेसमैनों ने वहां पैनल में 5 लोग जो बैठे हुए वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है। कमाल बात हो गई। चलिए मैं आपको एक टिकट स्पॉन्सर करता हूँ, जाइए जम्मू कश्मीर घूम के आइए। बेशक आप कांग्रेस के हैं लेकिन आपका विचार बदल जाएगा जम्मू कश्मीर को लेकर अगर आप घूम कर आएंगे वहां पर। चैनल पर बैठकर भाषण देने से कुछ होगा नहीं। मुझे बीजेपी का इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका भ्रष्टाचार का जम्मू कश्मीर पर कम से कम 2-4 मिनट तो टिके रहते। वो डेटा तो बताइए जो 370 हटने के बाद दिखाने वाले थे, अभी तक निकला नहीं है वो पेपर। कश्मीरी पंडितों को एनसीआरबी का डेटा जाएगा, एनसीआरबी का डेटा दिखाइए ना भैया, कब किया जाएगा, दिखाइए। कुछ नहीं है, ये देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। कांग्रेसी टीवी पर बैठकर कहते हैं कि मेरे पास 370 हटने के बाद से एनसीआरबी का डेटा है। ये मैं बताता हूँ देश को, मैं बार बार पूछ रहा हूँ वो डेटा कहाँ है? डेटा नहीं निकल रहा। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें आगे बताइए ना इसमें क्या है? आपकी तरह मैं रिसर्च किए बिना नहीं आता। नहीं है क्या? मैं रिसर्च करके आया हूँ। डेटा में क्या है मैं वो पूछना चाहता हूँ। हटाने के बाद नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या है। अच्छा एक मेरा बुनियादी सा सवाल है निशांत जी, चाहती है किसने कश्मीर निशांत जी एक मिनट विनोद जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। ठीक है रावल साहब एक मिनट रुक जाइए, सवाल पूछने दीजिए। मेरा एक बुनियादी सा सवाल है, क्या जनता सिर्फ इसी आधार पर जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में वोट कर रही है? विकास वगैरह की जो बातें की जा रही हैं या जो उनका अपना एक इतिहास रहा है या फिर जिस तरह की वैचारिक लड़ाई वहां देखने को मिली, उसका असर आप देखते हैं इस पर? देखिए जम्मू कश्मीर में लोगों की सबसे बड़ी मांग है राज्य की दर्जे की बहाली हो। बाकी चीज़ें ठीक है, शिवम जो कह रहे हैं वहाँ 370 हटाने के बाद जो भी परिवर्तन आए होंगे वो आंकड़ा मेरे पास तो इस समय है नहीं, लेकिन एक ये वहाँ एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है राज्य की बहाली, जिसका वादा भी केंद्र सरकार ने संसद में किया है। जिस वक्त 370 हटाई गई तब भी ये वादा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में किया था कि हम राज्य बनाएं। अभी तक तो राज्य की बहाली हुई नहीं। दूसरा, राज्य विधानसभा के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, वो भी एक, अगर वाकई स्थिति बहुत अच्छी है तो अब तक चुनाव करा लेने चाहिए विधानसभा के। अगर जैसा कि शिवा हमारे मित्र कह रहे हैं कि वहाँ सब शांति बहाल हो गई, टूरिज्म हो गया, ये हो गया, तो अब तक चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? तो साथ में लोकसभा के साथ चुनाव करा लेते विधानसभा के। लद्दाख में एक दूसरा संतोष हो रहा है इस समय। सोनम वांगचुक जिस तरह वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और वहाँ लद्दाख को जो है वो आर्टिकल शेड्यूल 6 में लाने की जो बात है वो उसको लेकर के, चूंकि उसका वादा पिछले चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया था 2019 में कि हम इसको 6 शेड्यूल में रखेंगे, लेकिन वो नहीं किया इन्होंने। तो उसको लेकर के वहाँ एक असंतोष है जिसको लेकर हम लोगों ने देखा भी पिछले दिनों अनशन हुआ, जैसे जुलूस निकला, रैली निकली और चीन के
अतिक्रमण को लेकर भी वो भी एक सवाल है कि चरवाहे नहीं जा पा रहे हैं। ये सारे सवाल, ये मुद्दे वहां पर हैं। हाँ। मुझे लगता है इसका जो है नुकसान, लेकिन अभय जी ये भी सच्चाई है, जम्मू कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी जीत रही हैं, क्या इसमें कोई बदलाव भी आ सकता है आखिर में जाते जाते? 3-2 जो है, ये आपको लग रहा है इधर से 3-2 हो जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये लोकसभा चुनाव जो है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो रुकी हुई राजनीतिक प्रक्रिया थी, एक तरह से लोकसभा चुनाव के जरिए उसकी शुरुआत हो रही है, और इसके साथ विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाते तो ये अपने आप में राजनीतिक प्रक्रिया संपूर्णता की तरफ बढ़ती। बहरहाल जो भी हो, विधानसभा चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इन लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं और वहां की जो जनता है उसको अपना पहला राजनीतिक मुहावरा प्राप्त होगा। 370 का चरित्र जब बदला गया, उसके बाद से पहले की तरह राजनीति करना जम्मू कश्मीर में असंभव हो गया। पहले की तरह के नारे जीरो हो गए, उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया। वो तमाम फिक्रे जो इस्तेमाल होते थे या जो और तरह के जो चुनावी या गैर चुनावी संगठन वहां पर सक्रिय थे, जैसे हुर्रियत वगैरह थे, अब वो सब खत्म हो चुका है पूरी तरह, वो अतीत हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा नेता है, जो पीडीपी के नेता हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, कांग्रेस, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी घाटी में जो तैयारियां कर रही थी 370 के किरदार बदलने से पहले, उसकी वो तैयारियां भी जीरो हो गई। उसको भी अब नए सिरे से पूरी अपनी राजनीति करनी पड़ेगी। तो शायद इन लोकसभा चुनावों के जरिए जम्मू कश्मीर को एक नया राजनीतिक मुहावरा मिलेगा। मैं अपेक्षा ये करता हूं। ठीक है, अच्छा हिमाचल का डेटा भी दिखा देते हैं, उसके बाद आगे विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं शीरीन के पास। शीरीन आपको बताएंगी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जनता का मूड क्या दिख रहा है? और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं कहां खड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रिज मैदान जो हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है, और देखिए यहीं से आंकड़ा आपके सामने, वोट प्रतिशत सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से इस फाइनल ओपिनियन पोल में आंकड़ा निकलकर क्या सामने आया है। तो देखिए बीजेपी को 63% वोट शेयर जाता दिख रहा है। 33% वोट शेयर पर कांग्रेस यहां पर कब्जा कर सकता है, और इसी के साथ यहां 4% वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में जा सकता है। तो 4 सीटों का ये वोट शेयर, वोट प्रतिशत किसके खाते में कितना, चाहे एनडीए हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर किसी अन्य के खाते में। अब सीटों में अगर इसे बदल दिया जाए तो 4 की 4 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है सी वोटर के इस सर्वे में। क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटों पर कब्जा बीजेपी, ना तो यहां कांग्रेस को कुछ मिल रहा है और ना ही किसी अन्य के खाते में इस सर्वे के मुताबिक जाता कुछ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी तस्वीर, पूरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की, 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा इस सर्वे के मुताबिक। अखिलेश, बिल्कुल, तो बड़ी बात, एक अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब कंगना रनौत भी चुनाव जीत रही हैं, अनुराग ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। 4 की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे का यही इशारा है, और कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत सकते हैं, सर्वे का साफ तौर पर यही इशारा है। कंगना रनौत भी चुनाव जीत सकती हैं, मंडी से जो चुनाव लड़ रही हैं, तमाम तरह के विवादों में भी घिरी थी। अब इसका क्या मतलब है, अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत भी इस पर करेंगे। लेकिन निशांत जी, आपके लिए बड़ी निराशाजनक यह खबर है। अगर सर्वे नतीजे में तब्दील हो जाए तो क्या हो गया हिमाचल प्रदेश में फिर? नहीं, देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, हिमाचल की 4 सीटों में से सबसे पहली सीट जब 4 जून को रिजल्ट आना शुरू होगा, अगर मैं आपकी चैनल में आमंत्रित होगा तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मंडी की सीट से हमारी जीतने की शुरुआत होने वाली है। कंगना राणावत की सीट से जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है वो टूटने की शुरुआत होगी, क्योंकि हिमाचल में जब से हमारी सरकार बनी, हमने जो 5 मुख्य वायदे किए थे, हमने ओपीएस की स्कीम के इंग्लिश मीडियम की सरकारी स्कूलों के ऊपर कामगिरी करना शुरू किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन जो कुदरती आपदा हिमाचल में रिसेंटली आई और हमने केंद्र सरकार से जो पैसा मांगा था, मदद मांगी थी, वो आज दिन तक हमें वो 100% जो हमें आपदा की जो राशि, 4 में से कितनी सीटें आप लोग जीत लेंगे? इसकी वजह से जो डेवलपमेंट, जो विकास, 4 में से कितनी सीटें जीतेंगे फिर ये बताइए। आप कह रहे हैं कि मंडी से शुरुआत करने वाले हैं, तो कितनी सीटें जीत लेंगे आप लोग? नहीं, मंडी से तो शुरुआत करने वाले, मैं मिनिमम बोल के जा रहा हूँ 3 सीट 4 में से हम हिमाचल। तो मतलब शिवम जी, आपके खाते में सिर्फ 1 सीट आने वाली है। जो काम किया है, ठीक है शिवम त्यागी। हाँ, नहीं, आपने उनसे जबरदस्ती 3 सीट बुलवाया। उन्होंने शुरुआत में बोल दिया था कि बस हम मंडी जीतेंगे, लेकिन वो मंडी भी नहीं जीतेंगे। जिस तरीके से हिमाचल की बेटी का अपमान इनकी प्रवक्ता ने किया, जिस तरीके से उनके भाषण के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिस तरीके से अपमान उनका किया, मंडी की जनता देख रही है, हिमाचल की जनता देख रही है, जवाब दे देगी। और खुद भी कांग्रेस इस बात को जानती है। जिस तरीके के हालात रहे हैं अभी पिछले दिनों विधानसभा में, आपने हालात देखे हैं कैसे कैसे करके उनकी सरकार बन गई। हालात बहुत बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से शिवम को बोलने दीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं ही रुक जाता हूँ। शिवम,
आपने सुना कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि 3 वो जीत रहे हैं और 1 पर आपको संतोष करना पड़ेगा। वो है ना कि मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। खैर कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देवभूमि कहा जाता है और जिस तरीके से बहुत ही रिसेंट पास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या क्या कहा गया और किस तरीके से अपने नेताओं को रोका गया, कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी निकली, तो मैं मानता हूँ। और दूसरा, उसके ऊपर से अगर मंडी की उम्मीदवार की हम बात करें तो कंगना जी को लेकर किस तरीके से अपमानित करने वाली टिप्पणी की गई कांग्रेस की तरफ से, और उस पर ना अभी तक कोई एफआईआर सामने आई है, ना ये सामने आया है कि जो एफआईआर हुई इनमें नाम किस किस का था, क्या था। यानी कि हिमाचल की बेटी का अपमान करोगे, उनको गालियां दोगे खुले तौर पर और क्या क्या उनके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद आप समझते हैं या मानते हैं कि मंडी के लोग या फिर हिमाचल के लोग आप पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा यह समझना चाहता हूं, अभय जी आपसे समझना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीत रही है और यहां पर 4 की 4 सीटें अगर बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, उसके पीछे का बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए, आप आंकड़े को देखिए, दोनों के बीच में 30% का फर्क है, 30% का फर्क। तो 30% का फर्क तो एक इतना बड़ा फर्क है कि इसके बीच में एक विधानसभा चुनाव फंसा सकते हैं आप। मतलब इतना बड़ा मैंने तो कभी किसी आंकड़े इतना फर्क देखा नहीं। उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं होगा इतना। गुजरात में भी 19% का फर्क था, हिमाचल प्रदेश में 30% का फर्क है। इसमें मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में न तो कांग्रेस का संगठन दुरुस्त है, न वहां की सरकार ठीक से चल रही है, दोनों ही लड़खड़ा रहे। ठीक है, समय भाजपा आगे निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निशान जी शुक्रिया आपका भी, शिवम त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा आपको दिखाया था और यहां पर बीजेपी लोकसभा की 4 की 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इस पर जयराम ठाकुर का क्या कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, और इसमें हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 जो सीटें हैं लोकसभा की, वो बीजेपी जीतती दिख रही है। इस पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि अब की बार एनडीए 400 पार, और वही बात हम एबीपी सर्वे में, सी वोट सर्वे में हम देख रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सर्वे में जो बात आई है उसमें एनडीए पीछे की तुलना में ज़्यादा सीटें जीत करके सत्ता में आएगी, इस बात का भी जिक्र आया है। और हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाएगी, इस बात का भी जिक्र एबीपी सी वोट सर्वे में आया है। और मैं इस बात को मान करके चलता हूं, जो सर्वे है वह हकीकत में बदलेगा और निश्चित रूप से एनडीए 400 के करीब पहुंचेगी, 400 के पार पहुंचेगी, और उसके साथ साथ में हिमाचल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।